Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. अब यहाँ पर जब मैं लोड लगाऊंगा तो हो सकता है ये यहाँ पे कोलैप्स हो जाए, यहाँ पर कोलैप्स हो जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से नीचे से स्लिप कर जाए। अगर ये स्लिप कर गया या फिर ये कोलैप्स हो गया, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, मेरा शटरिंग फेल हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जब भी कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग के करने के पहले आप फोमवर्क लगाते हैं, तो उस फोमवर्क को लगाने के साथ साथ आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। फोमवर्क का काम जब भी चलेगा तो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके साइट पर होना चाहिए, डी शटरिंग कब करना चाहिए, ऑयल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इन्हीं सारी बातों के बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो आप नोटबुक और पेन को निकाल लीजिए ताकि इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से आसान लैंग्वेज में समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आ रहा है वो है नेम, डेट एंड नंबर ऑफ ड्राइंग। अब ये चीज़ क्लियर है एकदम कि अगर हम ग्राउंड बीम का कंक्रीटिंग करा रहे हैं तो जो शटरिंग लगेगी वो ग्राउंड बीम के लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग लगेगी, या फिर हमारा अगर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ड्राइंग में लिखा हुआ है सैनिक स्कूल का एक प्रोजेक्ट है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो लेटेस्ट ड्राइंग है, मतलब कि ड्राइंग रिवाइज होती रहती है कई बार हमारे साइट पर, तो जो लेटेस्ट ड्राइंग आपके साइट पर रहेगी आपको उसी को लेकर वहाँ पर काम करना है। कोई पुरानी ड्राइंग से आपको काम नहीं कराना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एडिक्वेट अमाउंट में वहाँ पर शटरिंग की क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं है, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में शटरिंग वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने साइट पे काम स्टार्ट करवा दिया, फोमवर्क का काम लगने लगा है, कंक्रीटिंग स्टार्ट हो गई है और वहाँ पर पता चल रहा है शाम होते होते जो है कंक्रीटिंग का जो है काम शुरू ही होने वाला था कि हमारा फोमवर्क जो है ख़त्म हो गया वहाँ पर। तो आपको ये क्वान्टिटीज़ को पहले ही कैलकुलेट कर लेना है इन सारी चीज़ों को, ताकि आपको साइट पर दिक्कत ना आए, और आपको पूरी क्वान्टिटीज़ को पहले से ही बुलवा लेना है फोमवर्क के काम को स्टार्ट होने के पहले। थर्ड पॉइंट है हमारा सेफ्टी को लेके। इसमें ये बोल रहे हैं कि रिक्वायर्ड बैरिकेडिंग होना चाहिए, मतलब साइट जहाँ पर भी चल रही है उसके आसपास चारों तरफ से बैरिकेडिंग होना चाहिए। आप खुद सोचिए, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, ऊपर के 5th फ्लोर पे हम कोई स्लैब का काम कर रहे थे, वहाँ पर फोमवर्क बांध रहे थे। अब नीचे खेलते खेलते साइट के अंदर कोई बच्चे आ गए हैं, वहाँ पर कोई भी प्लेट अगर गिरा तो वहाँ पर जान भी जा सकती है उन बच्चों की, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। तो आपको पहले से ही प्रिकॉशंस को लेकर चलना है, आपको बैरिकेडिंग को करवा देना है चारों साइड से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आपको वहाँ पर मार्किंग वगैरह कर देनी है, साइन बोर्ड्स लगा देने हैं, और वो साइन बोर्ड्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर आपने लोकल लैंग्वेज कोई और थी, वहाँ पर जो है कन्नड़ बोली जा रही है और आपने हिंदी में जो है वहाँ पर लगा दी है। आपको इंग्लिश तो एक लैंग्वेज रखना ही रखना है, साथ में एक लोकल लैंग्वेज भी रखना है जहाँ पर भी आपकी साइट चल रही है। तीसरा पॉइंट ये कि आपको उन बोर्ड्स को, लगातार ट्रक वगैरह चलेंगे तो धूल भी उड़ेगी, उस धूल मिट्टी से आपको अगर उसको बचाना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसके ऊपर जो है उसकी सफाई करते रहना है ताकि वो रीडेबल रहें। ऐसा ना हो कि वो बोर्ड लगे हुए हैं उनके ऊपर धूल जम रही है। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा सेफ्टी को ही लेके है। इसमें ये चीज़ बोली जा रही है कि भाई आसपास जो भी काम चल रहा है, जैसे शटरिंग का काम जब भी होता है तो वहाँ पर फिटिंग के लिए उसकी कटिंग वगैरह की जाती है, बहुत शोर होता है, घर घर दिन भर जो है सुबह से लेकर शाम तक आवाज़ आती रहती है। आसपास के लोग जो है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब पता चल रहा है आसपास जो है 10th 12th क्लास के एग्जाम्स चल रहे थे, आसपास के जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स जो है इरिटेट होकर आपकी शिकायत कर दी है। तो आपको इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना है कि आसपास कैसा क्या माहौल है, क्या इन्वायरमेंट है। उसके बाद आपको म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन ले लेना है कि अगर कोई ऐसी एग्रेसिव काम नहीं चल रहा है तो वहाँ पर जो है काम को हम अच्छे से सुचारू रूप से चला सके। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये वही थी कि भाई जो भी आपके साइट पर बच्चे वगैरह हैं, बैरिकेडिंग जो है कर देनी चाहिए ताकि जो भी बच्चे वगैरह है वो एंट्री ना ले पाएँ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शटरिंग का मटेरियल जब भी आप लगाते हो किसी भी कॉलम पे, बीम पे, स्लैब पे, तो आपको उसको लगाने के पहले, चूंकि वो पहले भी यूज़ हो चुका है, तो अब आप जब लगाओगे तो आपको इस चीज़ को चेक कर लेना है कि उसकी सरफेस जो है स्मूथ है कि नहीं है, वहाँ पर पहले से कोई डेब्रिस मटेरियल तो नहीं लगा हुआ है, कोई कॉन्क्रीट पुराना चिपका हुआ तो नहीं हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। नहीं तो क्या होगा, आप अगर ऐसा कॉन्क्रीट लगा दोगे, ऐसा आप प्लेट लगा दोगे जिसमें डेब्रिस मटेरियल लगा हुआ है, यहाँ से आप कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, वो डेब्रिस मटेरियल ने कॉन्क्रीट को रोक लिया, नीचे कॉन्क्रीट जाने ही नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हनी कॉम्बिंग आ जाएगी। तो वो हनी कॉम्बिंग CPWD के अकॉर्डिंग 5% से ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता। अगर 5.1% भी अगर वो हो जाता है तो वहाँ पर उस कंक्रीट को आपको तोड़ के बनाना होगा उस पूरे के पूरे मेंबर को। तो ये बहुत ही जो है नुकसानदायक चीज़ होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लेट को लगाने वाले हैं तो इस चीज़ को आप देख लें कि वो सरफेस पहले से स्मूथ हो।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शटरिंग के जो भी लेवल्स रहेंगे वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होना चाहिए। अगर हमारे ड्राइंग में फॉर एग्जांपल 3 मीटर का स्लैब का हाइट दिया है तो 3 मीटर के हाइट पर ही वो स्लैब को जो है कास्ट किया जाना चाहिए, मतलब कि फोमवर्क को 3 मीटर के हाइट पे लगाया जाना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइन डोरी लगी हुई है। इस लाइन डोरी से हम लोग क्या करते हैं, हमें जो है पानी, अगर बारिश का कोई पानी आता है तो हमें उसको छत पे थोड़ी रखना है, हमें तो उसको बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालने के लिए हम कई बार जो है फोमवर्क जो हमारा होता है उसी फोमवर्क में क्या करते हैं, हम वहाँ पर स्लोप दे देते हैं। तो अगर जैसे 15 mm का हमें स्लोप देना है, फॉर एग्जांपल 15 mm का स्लोप देना है, तो ये जो थ्रेड बना हुआ है इस थ्रेड से हम मेजरिंग टैप की हेल्प से जो है अलग अलग पॉइंट्स पे इसके लेवल्स लेके हम ये चेक कर सकते हैं कि वो जो स्लोप हमें देना था वो हमने दिया है या नहीं दिया। और आपको ये जो सेकंड इमेज दिख रही है इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है आउटर फेस जो है इसको आपको देख लेना है प्लम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लम बॉब होता है ना, प्लम बॉब, उससे हम वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करते हैं, ये प्लम में है या नहीं है, ये ज़्यादा इंक्लाइन तो नहीं हो रहा है, टेढ़ा आड़ा तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ का आपको दोनों लेवल्स को चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जितने भी प्रॉप्स या जो भी बल्लियां लग रही हैं वो बल्लियां स्ट्रेट लगना चाहिए। आप लोगों को इमेज दिख रहा है, इसमें इंक्लाइन लगी है, ये जानबूझ के इमेज लगाया गया है ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ चली जाए कि जो भी फोमवर्क लगेगा, जो भी बल्लियां लगेंगी उनको स्ट्रेट लगाना है। अब आप खुद सोचिए, ये मेरा कोई प्रॉप लगा हुआ है, ये मेरा कोई प्रॉप लगा हुआ है, अब इसके ऊपर मैं लोड डाल रहा हूँ, ये वर्टिकल है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है नीचे से। अब यहाँ पर मैं इस पर लोड डाल रहा हूँ तो ये क्या करेगा, लोड को सह लेगा, ये लोड को सह लेगा। किससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इस कंडीशन से। अब यहाँ पर ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड, ये सरफेस है, ये इससे इंक्लाइंड है जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। अब यहाँ पर जब मैं लोड लगाऊंगा तो हो सकता है ये यहाँ पर कोलैप्स हो जाए, यहाँ पर कोलैप्स हो जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से नीचे से स्लिप कर जाए। अगर ये स्लिप कर गया या फिर ये कोलैप्स हो गया, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, मेरा शटरिंग फेल हो जाएगा। और शटरिंग फेल हुआ, कंक्रीट वेस्ट हो जाएगा, कंक्रीट वेस्ट हुआ, उसी के साथ में कोई लेबर अगर नीचे बैठा होगा तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है कि जो भी प्रॉप्स लगे हुए हैं वो वर्टिकल लगने चाहिए, उनके नीचे जो है हार्ड सरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2-3-4 ईंट रख दी हैं, ईंट के ऊपर जो है बल्ली लगी हुई है, फिर कंक्रीट डाला तो पता चला लोड आने के कारण जो है वो ईंट चटक गई और वहाँ पर वो डाउन हो गया। अब वो नतीजा है कि वहाँ पर पानी भरा रहता है आपके स्लैब के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से चेक करना है। और यार इंटरव्यू में पूछी जाती हैं सारी चीज़ें, मैं आपको बता रहा हूँ, नोटबुक में नोट बना लीजिए। जैसे यहाँ पर ये जो प्रॉप्स लगे हुए हैं, वुडन प्रॉप्स हैं, तो इनकी आप जो मैक्सिमम स्पेसिंग रख सकते हैं वो अप टू 600 mm रख सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें स्टील प्रॉप्स की तो वहाँ पर आप 1.2 मीटर तक की जो है आप स्पेसिंग को लेके चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। मेरे साथ आप नोट्स बनाते जाइए इन सारी चीज़ों के, ताकि आपको इंटरव्यू के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शटरिंग के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट को लेके। अब मैंने पिछले पॉइंट में बात किया था, आपको याद होगा, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स को हम मेजर कर सकते हैं किसी भी लाइन डोरी की हेल्प से, वहाँ पर जो है मेजरिंग टेप के हेल्प से। और सेकंड जो है, जो वर्टिकल मूवमेंट्स हम चेक कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, प्लम के हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अब अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो भी टूल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर शिकंजा लगा हुआ है, यहाँ पर स्प्लिट लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पर नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके साइट पर इस होमवर्क के काम को स्टार्ट करने के पहले आपके साइट पर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन इंस्ट्रूमेंट के ना होने के कारण आपके साइट पर काम रुक रहा है, लेबर जो है बैठ के बातें मार रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है, वो पैसा बर्बाद हो रहा है आपके बॉस का, और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हानिकारक होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके होमवर्क के काम के शुरू होने के पहले लगना चाहिए, वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके साइट पर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कटआउट और शाफ्ट को लेके। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारा कोई प्लॉट 3 साइड के प्लॉट से घिरा हुआ होता है तो वहाँ पर वेंटिलेशन देने के लिए, आसपास से तो पैक होता है वो, हम वेंटिलेशन देने के लिए OTS छोड़ते हैं, ओपन टू स्काई या ओपन टू स्पेस। हम वहाँ पर एक डक्ट छोड़ देते हैं ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन एयर का वहाँ पर हो सके, हमारे जो रूम है उनमें वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। तो उसके लिए आपको, तो इस पॉइंट के अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई ड्राइंग में जो भी उसका वेंटिलेशन का पोजीशन दिया है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई गैलरी के ऊपर या कोई पैसेज के ऊपर वो डक्ट था, आपने आपकी गलती के कारण उसको बेडरूम के ऊपर लेकर के आ गए, तो वहाँ पर प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई अकॉर्डिंग टू ड्राइंग उन डक्ट्स की पोजीशन हो। और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर डक्ट है, इस डक्ट के जो भी आउटर कॉर्नर्स है वहाँ पर जो है अच्छे से जो है शटरिंग को या फोमवर्क को लगाया गया है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अच्छे से लगाया जाए, नहीं तो क्या होगा, सीमेंट का स्लरी लीक कर जाएगा, कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ अफेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर शटरिंग कोलैप्स हो सकती है, आपकी स्लैब फेल हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई ऐसी कोई भी गलती आपके साइट पर ना होने पाए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपके साइट पर ब्राउन टेप अवेलेबल है कि नहीं है। अब ये ब्राउन टेप क्या होता है, आपको इमेज में भी दिख रहा है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये शटरिंग है, ये दो प्लेट लगी हुई है, दो प्लेट जब आपस में एक दूसरे से हम जोड़ते हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाता है, और उस गैप से क्या होता है, जो कंक्रीट का स्लरी होता है, जो वाटर सीमेंट रेशियो हम डालते हैं कंक्रीट के अंदर, तो वो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, जो स्लरी होता है वो लीक कर जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो हो जाता है कम, तो वहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो जाता है। तो आपको जो भी जॉइंट्स है उन जॉइंट्स के ऊपर ब्राउन टेप को लगा देना है ताकि किसी भी तरह से स्लरी लीक ना कर पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ऑयल आपको उस शटरिंग के ऊपर लगा देना है ताकि आप डी शटरिंग जब भी करें तो आसानी से वो शटरिंग रिमूव हो जाए, कंक्रीट के सरफेस से वो चिपक के ना रह जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ब्राउन टेप और ऑयल का प्रॉपर आपके साइट पर यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंक्रीटिंग होने के बाद जब भी हम डी शटरिंग करते हैं तो वो डी शटरिंग कब की जाए और डी शटरिंग करने का क्या टाइम ड्यूरेशन है। तो जैसे हम यहाँ पर दिख रहा है आपको इमेज में, इस कॉलम का हम डी शटरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 24 से 48 घंटे के अंदर हम डी शटरिंग कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रॉपर टाइम पे वो हो, ऐसा ना हो कि आपने 4-5 घंटे के ही अंदर उसको रिमूव कर दिया, वहाँ पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ आएगी नहीं और आपका जो कंक्रीट है वो फेल हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन करना है। और अगर आप इन स्पेसिफिकेशन के ऊपर वीडियोस चाहते हैं कि भाई हर एक मेंबर का डी शटरिंग का टाइम क्या है सर, वो बता दीजिए, तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे बताना कि आप लोग इस वीडियो को चाहते हो, तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट रीड करने आता हूँ। और मेरे को लगा अगर कि नंबर ऑफ कमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, इस वीडियो का डिमांड ज़्यादा है, तो जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, ओनर हैं, क्लाइंट हैं, वो आपके साइट पर फॉर्मवर्क का काम कंप्लीट होने के बाद इंस्पेक्शन करने आए हैं या नहीं आए। अगर वो नहीं आए तो आपको कॉल करना है, उन्हें बुला लेना है। अब क्यों बुलाना है, क्या होता है, कई बार हमने कॉल किया सर को कि सर हमारा फॉर्मवर्क का काम कंप्लीट हो गया है, आप देख लीजिए, तो वो बोलते हैं यार करा दो काम कंप्लीट, मैं थोड़ा कहीं बिजी हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। इन केस अगर वो शटरिंग कंक्रीटिंग करते वक्त फेल हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है, तो वहाँ पर वो सेफ बच जाते हैं। वो बोलते हैं भाई तुमने मेरे को बताया ही नहीं यार, कैसा काम करते हो, क्या काम करते हो। इस टाइप की कंडीशन जो है कई बार साइट पर क्रिएट हो जाती है। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जो चेकलिस्ट है आपको ये थोड़ी ना लेके जाना है साइट पे। आपको क्या करना है, एक्सेल पे एक फॉर्मेट बनाइए, अभी आप नोट्स बना रहे हैं, एक्सेल पे एक फॉर्मेट बनाइए, उसमें 2 कॉलम छोड़ दीजिए। आप 2 कॉलम छोड़ दिए येस और नो का, कि ये काम कंप्लीट किया गया है या नहीं किया गया। आपको सिर्फ उस प्रिंट आउट को लेकर के जाना आपके साइट पर और वहाँ पर आपको उन चीज़ों को चेक करना है। और जैसे ही आपके जो क्लाइंट हैं वो साइट पे आके इंस्पेक्शन कर लेते हैं, आपको क्या करना है, उनके साइन करा लेना है वहाँ पर कि भाई आपने जो है इंस्पेक्शन कर लिया है, आपने सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया है। कल को किसी कंडीशन में अगर हमारा कंक्रीट कोलैप्स होता भी है, हमारा स्लैब कोलैप्स होता है या फॉर्मवर्क फेल हो जाता है, तो वहाँ पर हम जो है पूरे के पूरे नहीं फंसेंगे। वहाँ पर जिम्मेदारी उस क्लाइंट की भी होगी। हमारे पास वो चेकलिस्ट रहेगी जिसमें हम बता सकते हैं कि भाई आप आए थे, आपने विजिट किया था, आपने चेक किया था, आपने सारी चीज़ों को अच्छे से देखा था। तो ये सारी चीज़ें, ये जो चेकलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये चेकलिस्ट की जो सीरीज़ लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार अच्छे से नोट्स बनाइए, एक्सेल पर सीट्स बनाइए, ताकि आप आपके साइट पर जाके सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की कंप्लीटली फॉर्मवर्क के वर्क के बारे में, जो चेकलिस्ट आपको साइट पर ले जाना है और साइट पर कैसे उस काम को एग्जीक्यूट कराना है। मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सामने जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको भी हिट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुँच पाएँ। और अगर आपको लगा है कि वीडियो यार ये नॉलेज वाला है, तो आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भी नॉलेज जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ पाए। और दोस्तों यार अगर करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।